हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हम DSSS का पेपर कर रहे थे 2015 का। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे पार्ट 2। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। 34 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 35th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लिवरेज रेशियो। लिवरेज की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। लिवरेज रेशियो कौन सी होती है? देखो, लिवरेज का मतलब ही क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट लेना। लिवरेज मीन्स फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट लेना, ठीक है। और आप कह सकते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या यूज करना, डेट को यूज करना। तो लिवरेज रेशियो पूछिए, डेट इक्विटी रेशियो है, इनके फॉर्मूले देखते हैं। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे सारे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल्स। इन्वेंट्री रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री। करंट रेशियो हमने कर लिया, और डेट इक्विटी रेशियो हमने कर लिया, डेट बटे में इक्विटी। तो हमारी जो लिवरेज रेशियो होती है वो होती है हमारी डेट और इक्विटी, ठीक है। इनके फॉर्मूले पूछ लेते हैं, इसलिए फॉर्मूले बता दीजिए। डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। और लिवरेज का मैं ये कंसेप्ट पूरा करवा चुकी हूँ, डिटेल में इसकी वीडियो है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, देखो कैश की बात कर रहा है ये। कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, इसमें कैश लेंगे। अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस है, जो पहले माइनस कर लिया होगा, वो वापस क्या कर देंगे हम, प्लस। देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, ये नेट प्रॉफिट को लो। नेट प्रॉफिट में से जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से कैश कहीं नहीं जाता, तो वापस क्या कर दो, ऐड कर दो फिर प्रॉफिट में। प्लस में डिक्रीज इन करंट एसेट, प्लस कर दो डिक्रीज इन करंट एसेट। कैसे, देखो एसेट में जैसे हमने स्टॉक वगैरह सेल कर दिया तो हमें कैश आ जाएगा हमारे पास। जैसे डेटर है, डेटर ने पैसा दे दिया, कैश आ गया हमारे पास, एक तरफ से कम हुआ लेकिन कैश बढ़ जाएगा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस कर देंगे। फिर एक चीज याद रख लो, डिक्रीज प्लस करना है तो बाकी सारा उसका माइनस है, इंक्रीज माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस है तो इसका उल्टा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस हो जाएगा। और फिर इंक्रीज प्लस है तो करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज क्या हो जाएगा, माइनस। सिर्फ एक चीज याद कर लो, डिक्रीज इन करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट आपने सेल कर दी कोई, उससे कैश आ गया तो क्या होगा, वो कैश बढ़ गया आपका कैश, तो ऐड कर दो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो बाकी इसका उल्टा चलता रहेगा। अब क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज थी, बिल्कुल ठीक है ये भी। उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, नहीं डिक्रीज तो नहीं थी करंट लाइबिलिटी, देखिए फॉर्मूले में डिक्रीज माइनस हो रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस होंगे, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट, ये भी देखो सही है। नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे प्लस हो रही हैं, प्लस में डिक्रीज इन करंट एसेट भी क्या हो रही हैं, हमारी प्लस हो रही हैं। तो ये तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये ज़्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस की भी बात करेगी है, जबकि फॉर्मूले में और चीज़ें भी हैं। देखो ये नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, पर जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हमें बेस्ट आंसर देना है, तो हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस कर दो। जो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है MCV, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके कितने को, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। उसके बाद इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है मटेरियल प्राइस, प्राइस वेरिएंस, और एक होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, या इसको क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे हम यूसेज वेरिएंस में, प्राइस वेरिएंस में प्राइस का डिफरेंस लेते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब देखो चेंज इन प्राइस, बिल्कुल प्राइस इसका कंपोनेंट है, या इसको कह सकते हो कॉम्बिनेशन है ये, प्राइस प्लस यूसेज। यूसेज मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात भी है, प्राइस के, दोनों ठीक है। जब दो ठीक है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद चेंज इन मटेरियल मिक्स भी लेते हैं, अगर आपने मिक्स में चेंज कर दिया कुछ, ठीक है, तो उससे भी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। जैसे पहले कोई और रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, अब आपने महंगे वाला कर दिया तो वो भी कॉस्ट को क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। तो तीनों ही आ जाएंगे।
ये देखो लिखा भी हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, ये MCV है, ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट का, और ये कॉम्बिनेशन है प्राइस और यूसेज का। सेल्स फॉर द ईयर 40,000, परचेज ₹30,000, ये परचेज है थोड़ा सा कट गया है मैं बोल देती हूँ, परचेज है 30,000, एक्सपेंसेस 5,000 है, क्रेडिटर्स हैं एट द स्टार्टिंग के क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपए के, क्रेडिटर्स जो एट द एंड है 15,000। कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना, देखो अभी हमने ये ऊपर क्वेश्चन किया है, इसका फॉर्मूला किया था जब हमने ये वाला फॉर्मूला किया है, देखो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रॉफिट उठाओ प्लस में नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दो, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखो 40,000 हमें दे रखा है, एक सेकंड इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। 40,000 हमें दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, सेल्स दे रखी है हमें। देखो हमें पहले नेट प्रॉफिट चाहिए, सेल्स में से हमने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे परचेज 30,000 की, और एक्सपेंसेस हुए 5,000 के, तो ये सारा माइनस करेंगे सेल्स में से, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ हमें 5,000 का, प्लस में नॉन कैश एक्सपेंसेस कोई दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट की कहीं बात नहीं है, इसने किसकी बात करी है, लाइबिलिटी की, करंट लाइबिलिटी की। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी में आएंगे, 10,000 थे, अब कितने हो गए 15,000। करंट लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना 5,000 से, इंक्रीज होगी, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5,000 ऐड कर दो इसमें, तो 10,000 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 10,000 कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स शुड बी टेकन एज ऑफ कैपिटल नेचर, यहाँ शुड आएगा, शुड बी टेकन, ठीक है। कौन सी कैपिटल नेचर की, आप देखो पहले कैपिटल नेचर क्या होता है, रिवेन्यू नेचर क्या होता है। देखो कैपिटल नेचर की वो एसेट होती है जो आपने फिक्स एसेट को पे जो खर्चा कर दिया, वो कैपिटल एसेट का होता है, कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। कैपिटल एसेट पे जो खर्चा कर रहे हैं हम, फिक्स एसेट पे खर्चा कर रहे हैं, वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जैसे मशीनरी ली, ये मेरी फिक्स एसेट है, तो ये मैंने ली 3 लाख की, तो ये मेरा खर्चा क्या हो गया, कैपिटल नेचर का। प्लस में जो इसको लगाने का खर्चा होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन जब तक मशीनरी फंक्शन में नहीं आती तो सारे खर्चे मशीनरी में डालेंगे। इंस्टॉलेशन होगी 10,000, तो मैं जो फिक्स एसेट लूंगी वो लूंगी कैपिटल नेचर की, वो मेरी 310 होगी, ठीक है, 310 हो जाएगी। जो खर्चे होंगे उससे रिलेटेड, उसको लाने की जो वेजिस होगी, प्लस में जो इंस्टॉलेशन होगा, सारा कैपिटल मानेंगे, ठीक है। एक बार सारा कैपिटल। अगर आपने दोबारा मशीन यहाँ से हटवा के कहीं और लगा दी, ठीक है, फिर उसको कैपिटल नहीं मानेंगे, एक बार का खर्चा क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे। रिवेन्यू वो होता है जो डे टू डे का खर्चा होता है, बिजनेस के डे टू डे का खर्चा, जैसे वेजेस दे दी, सैलरी दे दी, जो बिजनेस का डे टू डे का खर्चा होता है वो होता है रिवेन्यू नेचर का, ठीक है। ये डेली का होता है, डे टू डे, ये कभी कभी होता है कैपिटल, कभी कभी होगा, और ये होगा तो ये कम अमाउंट का होता है, ये लार्ज अमाउंट का होता है कैपिटल वाला। अब क्वेश्चन देखो, 2,000 स्पेंट ऑन डिसमेंटलिंग, ये क्या है, डिसमेंटलिंग, मशीनरी सुविधाजनक जगह पर ले जाने के लिए, डिसमेंटलिंग उसको वो कर रहे हो ना, हटा रहे हो। प्लांट एंड मशीनरी टू कन्वीनियंट प्लेस, देखो एक बार आपने क्या किया, मशीनरी को हटा दिया, उसको कहीं और जगह पे लेके गए, तो ये हमारा कैपिटल नहीं है, ये हमारा क्या है, रिवेन्यू नेचर का हो जाएगा। एक बार का मैंने कहा था, एक बार का आएगा, बार बार नहीं आएगा। 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ ए न्यू साइट, भाई नई साइट पे स्टॉक वगैरह ले गए, ये भी रिवेन्यू। 5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन, आपने नई मशीन ली, देखो ये किसकी बात कर रहा है, ये न्यू मशीन की बात कर रहा है, और उसको लगवा रहे हो आप, सेटिंग करवा रहे हो उसकी, तो ये किस में आएगा, कैपिटल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सम ऑफ 5,000 वाज एक्सपेंडिचर ऑन री इंस्टॉलिंग, देखो एक बार इंस्टॉल नहीं, री इंस्टॉल, री इंस्टॉल का मतलब है क्या है, दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहा है, दोबारा इंस्टॉल, दोबारा का नहीं लेंगे, ये मैंने पहले ही बताया, एक बार का लेंगे, तो आंसर आ जाएगा सी। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो अभी हमने करा ऊपर, ये एक होता है कैपिटल जो क्या होता है, कभी कभी होता है, और एक होता है रिवेन्यू जो बार बार का होता है, और जो डेप्रिसिएशन है ये भी बार बार लगता है, ठीक है। क्वार्टरली लगाओगे या मंथली लगाते हैं, जैसे क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी लगाएंगे, बार बार का खर्चा है, तो ये हमारा क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल जो कभी कभी होता है, जैसे फिक्स एसेट का हो गया। डेफर्ड रिवेन्यू क्या होता है, अब देखो डेफर्ड रिवेन्यू वो एक्सपेंसेस होते हैं
जो आपने एक बार कर दिए अच्छी अमाउंट में एक बार कर दिए, पर उसका जो बेनिफिट होता है, जो उसका बेनिफिट होता है वो ओवर द पीरियड काफी ईयर्स तक मिलता रहेगा। बेनिफिट उसका काफी ईयर्स तक मिलता रहता है। जैसे एग्जांपल ले लो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? अगर हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने तो एक बार कर दी, उसका बेनिफिट आपको काफी ईयर्स तक मिलता है, वो होते हैं हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। देखो टाइम के बेस पे क्या देते हो, ये क्वेश्चन इजी है। सैलरी हम टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं, सबको मिलती भी होगी काफी लोगों को, तो मंथली हो गया, वेजेस हो गया टाइम के अकॉर्डिंग, और इंटरेस्ट हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे टाइम के अकॉर्डिंग होंगे। नेक्स्ट है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू। जो प्री का मतलब होता है जो पहले का, और इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले का भी प्रॉफिट, तो उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? पहले हम देखते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट होता है वो हमारा होता क्या है। देखो, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। देखो अभी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करी, उससे पहले का प्रॉफिट हो गया। तो देखो कंपनी एग्जिस्ट करे उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो तो रिवेन्यू नेचर का हो जाता है, लेकिन अभी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उससे पहले का प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट क्या होता है? हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और वो क्या माना जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। वो क्या माना जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसको आप यूज नहीं कर सकते और डिविडेंड देने के लिए, ठीक है, इसको डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? देखिए मैंने बिजनेस, रनिंग बिजनेस ले लिया मैंने, 5 लाख का बिजनेस, ठीक है, मेरे को मिल गया 480 में, ठीक है, 480 में। तो मेरे को देखो 5 लाख का बिजनेस था, चलता हुआ बिजनेस मैंने खरीद लिया 480 में, तो मेरे को देखो 20,000 का फायदा हो गया। तो अब मैंने तो बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं किया, किसी का बिजनेस लिया है अभी, ठीक है। तो ये मेरे 20,000 होंगे, ये मैं किस में डालूंगी? फिर कैपिटल प्रॉफिट में, जो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये कहाँ क्रेडिट होगा? कैपिटल रिजर्व, डी आंसर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन अंडरटेकिंग टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बोथ। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, अंडरटेकिंग टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन देखो, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दो टाइप के होंगे, या तो शॉर्ट टर्म में आपने पैसा देना है किसी का, या लॉन्ग टर्म में, या तो 1 साल के अंदर देना होगा या 1 साल के बाद देना है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसी से ही पता लग रहा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। देखो लाइबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ऑप्शन देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, इजी है। करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, बीआर, फाइनेंशियल पोजीशन, सोल्वेंसी पोजीशन, इस पे कुछ बताने का है नहीं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। देखो एक होते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन जो आपके बिजनेस के खर्चे हैं, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड खर्चे आएंगे, ट्रेडिंग, ठीक है। एक होंगे नॉन ट्रेडिंग, जिस चीज का आप बिजनेस नहीं कर रहे उससे रिलेटेड कोई खर्चे हैं तो वो आएंगे नॉन ट्रेडिंग में। बिजनेस कर रहे हो जो ट्रेडिंग, जिसका बिजनेस जैसे क्लोथ का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड खर्चे सारे ट्रेडिंग, और कोई और खर्चे जैसे मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, तो वो मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो वो जाएगा नॉन ट्रेडिंग में। तो देखो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जो अनरिलेटेड टू कोर बिजनेस, कोर ऑपरेशंस में जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा, उससे हट गए हैं, वो अनरिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे क्या हो गया? जैसे इंटरेस्ट, जैसे आपने कहीं पैसा उधार लिया, वो तो आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस तो क्लोथ का है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? नॉन ट्रेडिंग। जैसे कोई एसेट सेल कर दिया आपने, अब एसेट सेल करना आपका बिजनेस थोड़ी ना, आपका बिजनेस तो क्लोथ का है, तो आपका फर्नीचर पुराना हो गया था, आपने सेल कर दिया, उससे आपको प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो वो हमारा नॉन ट्रेडिंग हो जाएगा। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इशू। देखो अब आप शेयर इशू कर रहे हो तो ये आपका बिजनेस नहीं है, टैक्स वाला ये इस चीज का बिजनेस तो नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूले, ये फॉर्मूला है, अभी कौन सा फॉर्मूला जो है विल बी यूज फॉर कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन। देखो प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी फर्स्ट ऑप्शन ही है। देखो कई बार इसको ऐसे पीक्यू की फॉर्म में भी दे देते हैं, डेल्टा क्यू, एक और किसी का यही फॉर्मूला भी है डेल्टा पी, इसको पीक्यू की फॉर्म में भी दे देगा। ये भी किसका है? प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी क्यू।
नेक्स्ट है ए फर्म दैट इज द सोल सेलर, एक सेकेंड रुको, सोल सेलर है ऑफ ए प्रोडक्ट है यहाँ, सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सिट्यूट। देखो सोल सेलर की बात कर रहा है, जिसमें सोल सेलर मीन एक ही सेलर हो, जिसमें एक ही सेलर उसको क्या कहते हैं, मोनोपोली, जिसमें एक सेलर होता है। ओलिगोपोली जिसमें कितने सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं, जिसमें फ्यू कुछ सेलर होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जैसे एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे कार का ले लो, कार्स का, जिसमें फ्यू सेलर हैं, ठीक है, वो होगी ओलिगोपोली। उसका कंपटीशन है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जिसमें रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है। तो वन सेलर की बात कर रहा है मोनोपोली। मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, ओनली, ओनली सेलर या सिंगल। पोली मीन्स सेलर, ठीक है, पोली मीन्स सेलर, जिसमें एक या सिंगल सेलर होंगे। विच इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के कौन सा पार्ट नहीं है। देखो जो मार्केट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें आ जाएंगी परफेक्ट कंपटीशन होगा, इसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें, ठीक है, ओलिगोपोली आएगी इसमें, मोनोपोली आएगी इसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी आएंगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे सेलर होंगे और बहुत सारे बायर होंगे और गुड्स मिलती जुलती होती है। जैसे राइस, जिसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वेजिटेबल्स होगी, ठीक है, राइस के तो फिर भी ब्रांड आने लग गए, जैसे इस ब्रांड का है, बासमती है, ये है। जैसे वेजिटेबल्स है जिनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, वेजिटेबल्स सही एग्जांपल है इसका, ठीक है। मार्केट में ओलिगोपोली मीन्स जैसे अभी ऊपर हमने किया, कुछ होंगे जैसे कार का हो गया। मोनोपोली मीन्स एक ही सेलर होगा और वो चीज को बेचता है, ठीक है, जैसे रेलवे होगी, ठीक है, मोनोपोली है रेलवे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर्स होते हैं और उनकी गुड्स क्या होती है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएट होती है। जैसे टूथपेस्ट लगा लो, जैसे साबुन लगा लो, हर कंपनी का देखना टूथपेस्ट काफी हद तक सिमिलर होगा, बट कहीं ना कहीं वेरिएशन भी मिलेंगी आपको। ऐसे ही साबुन है, काफी हद तक सेम, कहीं ना कहीं वेरिएशन, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, कलर में, साइज में, कैसे ना कैसे, कोई इंग्रेडिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये सारी की सारी हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोट पूछा ना, ये सारी हैं, तो आंसर नन ऑफ द अबव। उसके बाद आप प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो आपकी इनकम है उसमें से अपनी कॉस्ट को लेस कर दो। टोटल रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। विच कॉस्ट इज नोन एज पीरियोडिकल कॉस्ट, किस कॉस्ट को कहते हैं पीरियोडिकल कॉस्ट, जो पीरियड के अकॉर्डिंग दी जाती है, वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे होती है, जो हमारी क्या रहेगी, फिक्स कॉस्ट, इसका दूसरा नाम है पीरियड कॉस्ट या पीरियोडिकल कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं इसको, पीरियोडिकल कॉस्ट भी कहते हैं इसको। वेरिएबल जो चेंज होती रहती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, जो एडिशनल यूनिट बनाओगे उसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी। द चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड कॉल्ड एज। देखो मार्जिनल रेवेन्यू का क्वेश्चन आ ही गया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, देखो मैंने यूनिट बनाई, 1 2 3 यूनिट बनाई, तो इस यूनिट बनाने से रिवेन्यू की बात हो रही है, मेरे टोटल रेवेन्यू, और ये हो गया मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। मेरे को टोटल रेवेन्यू हुआ 10, फिर 16, फिर मेरा चला गया 23 पे। देखो पहले मेरे को एक यूनिट बनाई मैंने, 10 रुपए इनकम हुई टोटल, 2 यूनिट से मुझे 16 रुपए इनकम हुई, 3 यूनिट से मेरे को कितनी हुई, 23 यूनिट हुई। तो जो टोटल रिवेन्यू में जो चेंज होता है एक एडिशनल यूनिट बनाने से, वो हमारा होगा मार्जिनल रिवेन्यू। जैसे ऐसे किया होगा ना, नीचे वाले में से ऊपर वाला लेस कर दो, मार्जिनल रिवेन्यू 6 आ गया, फिर 23 में से ये 16 गया, फिर क्या आ गया हमारा 7 आ गया। ये होता है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि एडिशनल यूनिट बनाने पे आपके इनकम, टोटल इनकम में कितना वेरिएशन हुआ, कितना चेंज हुआ, वो चेंज क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू। डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एवरेज और रिवेन्यू प्रॉफिट। एवरेज में क्या होता है, जब टोटल का क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे एवरेज आ जाएगा। डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड द। देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया, डिमांड कर्व जो है उसमें हम क्या दिखाते हैं डिमांड कर्व पे, एक तो प्राइस दिखाएंगे और क्या दिखाते हैं, देखो ये डिमांड कर्व बन रहा है मेरा, तो हम क्या दिखाते हैं, प्राइस, यहाँ प्राइस दिखा रही हूँ मैं, तो यहाँ हम क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है,
ये मैंने ऐसे बना देती हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड भी दी हुई है और डिमांड भी दी हुई है, तो आंसर देखो, देखो आंसर आएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। देखो क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फर्क है, देखो ये पूरा का पूरा कर्व हो गया, इसको हम कहेंगे डिमांड कर्व। पूरे कर्व को क्या कहेंगे, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या बताता है, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी और इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर की बात करते हैं वो हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड। पूरा हो गया डिमांड। जब एक चीज की बात करें एक पर्टिकुलर की, वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये रिलेशन बताएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। द मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेशन कैन बी ड्राइव। देखो जो मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेशन होती है, देखो मार्जिनल रिवेन्यू हमने कर लिया, इंक्रीमेंटल गेन प्रोड्यूस बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट। जो हम अलग से यूनिट बना रहे हैं एडिशनल यूनिट, तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेशन होती है वो किससे हम ड्राइव करते हैं, वो हम करते हैं डिमांड इक्वेशन से। किससे करते हैं हम, डिमांड इक्वेशन से। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डैश दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए 1% चेंज इन प्राइस। देखो फिर प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ऊपर भी आया था, अब दोबारा फॉर्मूला पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज इन, हमने क्या था ना, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की है या सप्लाई की, और ऑप्शन में दोनों दे दिए, तो कुछ नहीं कहेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे डिमांड की। तो क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन आर अफेक्टेड बाय द डैश इन विच द फर्म ऑपरेट। देखो इन विच द फर्म ऑपरेट, जिसमें एक बिजनेस क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो वो क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी है, डिमांड भी, बिजनेस भी। वैसे देखा जाए तो देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस पे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का भी पड़ता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑल का ऑप्शन तो है नहीं, ऑल द अबव कर दें हम, तो हमें क्या करना है इसमें से जो बेस्ट आंसर है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे, एक दो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, तो हमें बेस्ट आंसर को चूज करना है। तो हमारे जो बेस्ट आंसर है वो आंसर टी के अकॉर्डिंग वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, कौन सा आंसर है, की के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल की है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जबकि इम्पैक्ट तो पॉलिटिकल का भी पड़ता है कहीं ना कहीं, इस पे रूल्स रेगुलेशन का भी पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया, बट जो बेस्ट है वो है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर सारे क्या करते हैं, ये प्राइस पे इम्पैक्ट डालेंगे। If one input is variable and all other inputs are fixed, all other inputs are fixed, एक वेरिएबल है और बाकी क्या है, फिक्स है, तो वो क्या फंक्शन बताता है। देखो एक वो चीज होती है जिसमें सारे के सारे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल, सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, सारे वेरिएबल हैं, कोई भी फिक्स नहीं है, वो तो स्केल हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, स्केल, जिसमें सारे वेरिएबल है, क्योंकि लॉन्ग टाइम होता है, ये लॉन्ग टर्म में यूज होगा, लॉन्ग पीरियड में, और आप किसी भी फैक्टर को, किसी भी को चेंज कर सकते हो, तो सारे के सारे वेरिएबल होंगे, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा क्या होता है जिसमें वेरिएबल होगा एक फैक्टर, क्योंकि और बाकी क्या हो जाते हैं, फिक्स। एक फैक्टर तो क्या होगा, वेरिएबल, और बाकी फैक्टर क्या हो, 2 3 बाकी फैक्टर क्या हो जाएंगे, फिक्स होंगे। वेरिएबल सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। ठीक है, 1 फैक्टर होगा। ये शॉर्ट टर्म में यूज होता है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। जैसे आपके पास 2-4 दिन है, तो 2-4 दिन में बिल्डिंग खरीदनी पॉसिबल नहीं होती ना। ठीक है, तो क्योंकि पेमेंट में टाइम लगता है, करोड़ों करोड़ों में बातें जाएंगी। ठीक है, बिल्डिंग की, तो वो फिक्स लेके चलेंगे हम, और बाकी चीजों को एक फैक्टर को वेरिएबल। ठीक है, जैसे लेबर में आप जल्दी चेंजेस कर सकते हो, बिल्डिंग में चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये इसको कहते हैं हम वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसमें सारे वेरिएबल हो, स्केल हो गया, जिसमें एक वेरिएबल और बाकी क्या हो, फिक्स हो, वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। देखो ऐसे ऐसे बनता था ना, ये ऐसे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर इसी के नीचे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट लेते थे, इसकी 3 स्टेजेस बनाते थे ऐसे, और फिर यही नीचे लेके आते थे इसको। ठीक है, ये था, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का कर्व है। नेक्स्ट है विच आर द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हो, इसके 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। देखो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, आउटपुट मेथड है ये,
इसको वैल्यू मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड भी कहते हैं इसको, और एक और नाम क्या है इसका, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। उसके बाद है मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ ए कमोडिटी डिटरमाइंड बाय ऑफ ए कमोडिटी। देखो इक्विलिब्रियम कैसे होता है भाई, ये इजी क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल। ये मैंने एक कर्व बनाया डिमांड का, ये मैंने सप्लाई का बना दिया, ठीक है। जहाँ ये इक्वल है, यहाँ इक्वल है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। तो कहाँ होगा, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या होंगी, बैलेंस में या इक्वल होंगे। ए मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर। देखो वन बायर की बात कर रहे हैं, तो वन बायर क्या होता है, देखो मोनोपोली। देखो मोनोपोली, मोनोपोली में तो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, अब किया, उसमें क्या होता है, वन सेलर होता है, डिगोपोली नहीं होता। मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, वन, लिख देती हूँ मैं ये, वन बायर, ठीक है। मोनोपोली, सोनी में वन बायर, और पोली की बात कर रहा है, मोनोपोली की वन सेलर। इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, किस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे ना, तो डिमांड क्या होती जाएगी, कम, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब कहता है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम होने की बजाय डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये चीज कह रहा है किस पे अप्लाई होती है, देखो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फर्दर प्राइस, फ्यूचर प्राइस आएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर प्राइस, और स्टेटस गुड्स, गिवन गुड्स, ऑल द अबव। तुम्हारा आंसर आएगा ऑल द अबव। देखो मोनोपोली लिखा भी हुआ है जिसमें वन बायर होगा। देखो अब ये स्टेटस गुड्स क्या होती हैं, देखो नाम ही बता रहा है स्टेटस, स्टेटस गुड्स क्या होती हैं, हाई क्वालिटी गुड्स, जैसे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी हैं, ठीक है, जो करोड़ों रुपए में आती हैं, ठीक है, और जो स्टेटस का सिंबल मानी जाती है, और इनको कौन लोग लेंगे, इनको रिच पीपल ही लेते हैं। एफ्लुएंट कंज्यूमर मीन्स जो रिच पर्सन होते हैं, जैसे महंगी महंगी चीजें, बहुत महंगी, करोड़ों में अब गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अफ्लुएंट रिच पर्सन लेंगे, तो वो वेबलन गुड्स होती हैं, कोई डायमंड, महंगे महंगे डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं, ठीक है, करोड़ों में ज्वेलरी सेट जा रहे हैं उनके, तो वो सारा किस में आता है, बेबलन गुड्स में, ठीक है, जो बहुत महंगी होती हैं, हाई क्वालिटी की गुड्स होती हैं, और जिनको कौन लेते हैं, रिच पीपल लेते हैं। ये अपना वैसे एक्चुअल में शो ऑफ भी करते हैं ना, जैसे जैसे शो ऑफ भी करेंगे, जैसे देखा होगा अंबानी वगैरह का, इतनी ड्रेस डाली, इतने की ड्रेस, इतने के पर्स, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे इनके प्राइस बढ़ेंगे ना, तो ये इनकी डिमांड भी बढ़ा देंगे, क्यों, ताकि अपने स्टेटस को ये शो कर सकें। तो ये एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। दूसरा है गिफन गुड्स, गिफन गुड्स इसके अपोजिट होते हैं, ये बहुत महंगी होती हैं, तो ये बहुत सस्ती होती हैं, ठीक है। लो इनकम वालों के लिए लो क्वालिटी, लो प्राइस जो ये गुड्स होती हैं, ये होती हैं गिफन गुड्स। नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं ये, इनका भी क्या होता है, जैसे जैसे इनकी डिमांड प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, तो इनकी भी डिमांड बढ़ जाती है। इसको यूके में ऑब्जर्व किया था सर रॉबर्ट गिफन ने, सर रॉबर्ट गिफन ने देखा था, उन्होंने देखा कि यूके में क्या हुआ, ब्रेड के प्राइस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा कि इसकी डिमांड भी बढ़ गई, तो उन्होंने अपना ये दिया था, गिफन गुड्स का पैराडॉक्स दिया था, ये लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट चलता है ये, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। तो हमारे आंसर आगे सारे, अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेंगे, अगर आज महंगी चीजें जब भी आप ले लेते हो, ठीक है, तो सारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेंगे। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली हमने कर लिया, जिसमें क्या होते हैं, फ्यू सेलर हो गए। इसके कौन कौन से सोर्सेस हैं ओलिगोपोली के, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पेटेंट राइट्स, कंट्रोल ओवर सर्टेन रॉ मटेरियल, मार्केट टेक ओवर, मर्जर एंड टेक ओवर, ठीक है, मर्जर एंड टेक ओवर। तो ये सारे के सारे देखो, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्केल, पेटेंट, सारे के सारे क्या है, सोर्स हैं। नोट पूछा, ध्यान देना क्वेश्चन पे, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, एस माइनस वी, बट देखो फॉर्मूले में कहीं भी एस माइनस वी नहीं है, तो अब हम इसको और सोल्व करेंगे थोड़ा, माइनस क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करी तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, या तो एस माइनस वी हो, लेकिन ये तो हमें नहीं दे रखा, तो अब इससे भी बन जाएगा, एफ प्लस पी करोगे तो भी क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो एफ प्लस पी गिवन है, तो आ जाएगा एफ प्लस पी।
नेक्स्ट है टेबुलेशन ऑफ डाटा। डाटा इज ए टेबुलेशन। देखो जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डाटा हो जाता है, तो ठीक है, उस डाटा से क्या होता है, कंक्लूजन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, डाटा को क्लासीफाई करते हैं। डाटा को टेबुलेशन का मतलब है टेबल। देखो जब मेरे पास 10-20 30-40 स्टूडेंट होते हैं क्लास में, देखा होगा तुमने, तो एक टेबल बना दी मैंने, ठीक है, उनको रोल नंबर दे दिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा चेक करना। तो टेबुलेशन डाटा जो होता है ये नीड भी है और फंक्शन भी, दोनों चीजें हैं ये। स्टैट की नीड भी है ये स्टैटिस्टिक्स की, और स्टैटिस्टिक्स का ये फंक्शन भी है। टेबुलेशन मींस टेबल बनाना। Which one of the following is not included under the characteristics of useful hypothesis? देखो hypothesis क्या होती है, hypothesis होती है एक तरफ से statement, जो आप assumptions जो आप assume करके चलते हो। जैसे अब तो कोरोना चल रहा है, तो हमने जैसे ये अज्यूम कर लिया कि हाँ, मैंने स्टेटमेंट ये हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि अगर जो वैक्सीन ले रहे हैं तो उनको कोरोना होने के चांसेस कम हैं, ठीक है, हो रहा है बट कम चांसेस हैं। तो ये हमारी क्या होगी, एक हाइपोथेसिस। जैसे जो बच्चे कोचिंग लेते हैं, ठीक है, हो सकता उनके चांसेस लगा लो इनके टेस्ट क्लियर करने के ज़्यादा हैं, ठीक है, मैंने हाइपोथेसिस लगाई, हो सकता है ये गलत भी हो। सेल्फ स्टडी वाले क्या अच्छा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं ऐसा है या नहीं है। अजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे रेन हो रही है, रेन होने से क्या होता है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी अज्यूम कर लिया वो आपकी हाइपोथेसिस होगी। जो ये हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो ये प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए भाई। हाइपोथेसिस क्लियर ही नहीं है तो उसके रिजल्ट भी क्या होंगे, फिर क्लियर नहीं आते हैं, सही रिजल्ट नहीं आएंगे। जो ये टेस्ट हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिस पर टेस्ट भी अप्लाई कर सको। जैसे हम करते थे ना ये नल हाइपोथेसिस लेते थे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते थे, ये इसके इक्वल है और फिर कहते थे इक्वल नहीं है, फिर उसके बाद टेस्ट लगाते थे, जेड टेस्ट, टी टेस्ट सॉरी। तो ये टेस्ट के लिए भी ऐसी हो जिस पर टेस्ट भी लग सके। मस्ट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टुगेदर। अगर रिलेशनल हाइपोथेसिस है, ठीक है, रिलेशनल हाइपोथेसिस है तो दो चीजों में रिलेशन उसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए ये, कि ऐसा नहीं है एम्बिग्यूटी हो उसमें। और जहां तक हो सकता है हाइपोथेसिस सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो भी पढ़े उसको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और नॉन फैक्ट से ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट टेक्निक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखो रिलेटेड अवेलेबल टेक्निक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एम्पिरिसिज्म का मतलब है एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो हाइपोथेसिस इजीली और इजी लैंग्वेज में सेट कर लेता है। रिलेटेड विद एग्जिस्टिंग, जो जिस चीज से रिलेटेड है, रिलेशनशिप जिससे बता रही है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि बात किसी और की कर रहे हो, हाइपोथेसिस किसी और चीज का सेट हो जाए, तो ये सारे आएंगे, जबकि सैम्पलिंग नहीं आएगा। नोट पूछा हुआ है ना, नोट टेक्निक, तो सैम्पलिंग क्या है, ये डाटा कलेक्शन की टेक्निक है जिसमें हम सैम्पलिंग मेथड लगाते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, तो ये सैम्पलिंग आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ एरर्स। देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये सारी की सारी एरर्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये सारी की सारी क्या है, एरर्स है। एरर ऑफ, जब आप ये स्टैटिस्टिकल एरर है, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल एरर्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एरर्स है, ये सारी की सारी एरर्स है, ये चारों की चारों स्टैटिस्टिकल एरर होती क्या है। देखो ये वो एरर होती है जो डिफरेंस बताती है बिटवीन द रिटेन्ड वैल्यू, जो आपको वैल्यू मिली, एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। मैंने निकाला, मेरा आया वैल्यू 90, जबकि असली वैल्यू क्या थी 100, तो मेरा यहाँ 10 का डिफरेंस आ गया, ये मेरी एरर होगी, ठीक है। जो ये एरर होगी, तो एरर ऑफ ओरिजिन, आपने स्टार्टिंग में, ओरिजिन मीन स्टार्टिंग में ही कोई गलती कर दी, कोई सब्जेक्ट मैटर गलत ले लिया या सब्जेक्ट मैटर में कहीं एरर होगी। इनएडिक्वेसी, डाटा ही आपने सफिशिएंट नहीं लिया, आपने सैंपल लिया, जो सैंपल साइज लिया, सैंपल का साइज ही सफिशिएंट नहीं था, सैंपल साइज ही, आपने पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी और आपने बिल्कुल स्मॉल सैंपल साइज ले लिया, कोई ना कहीं इनएडिक्वेट हो गया, एरर हो जाती है, उससे रिजल्ट सही नहीं आएंगे। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर, आपने अपने बेनिफिट के लिए डाटा को चेंज कर दिया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मीन्स ये वो पर्सन करता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जो इनएक्सपीरियंस पर्सन है उसको आपने वो अपने रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंटरप्रेट गलत कर रहा है, इंटरप्रेट, ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन की एरर होगी, ये सारी क्या है, एरर है। नेक्स्ट है, इफ वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ साइज, कितना साइज है ये 46, देखो 4600 यूनिट्स हैं, एंड वी वांट टू सिलेक्ट ए सैंपल। देखो पॉपुलेशन होती है, ये होती है पॉपुलेशन, जो क्या होता है,
जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर 5000 लोग हैं तो 5000 लोगों पे स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इस पॉपुलेशन में से हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, सैंपल। जैसे मैंने 500 ले लिया 5000 में से, ठीक है, तो ये सैंपल ले लिया हमने, ठीक है। तो ये कह रहा है जो 500 का सैंपल लिया है तो इनका रेशो पूछ रखा है। देखो यहाँ 46 है तो यहाँ 500 है, तो इनकी रेशो निकाल लो। 9.2 आ जाएगा ये, ठीक है। इनकी रेशो पूछी हुई है, सिंपल क्वेश्चन है, रेशो निकाल लो आप। नेक्स्ट है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड की पूछ रखी है इसमें। 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कॉइन कितने हैं, 4। देखो अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, ऊपर सिक्का उछाला, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या पॉसिबिलिटी, या तो आएगा हेड और या क्या आएगा, टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। शोले फिल्म की तरह नहीं है भैया दोनों साइड एक ही चीज आ जाए, ठीक है। एक्चुअल में उछालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी। यहाँ शोले फिल्म अप्लाई नहीं होगी, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। हेड आने के चांसेस कितने हैं, 50%। टेल आने के चांसेस कितने हैं, 50%, यानी कि 1/2 और 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो 2 पॉसिबिलिटी हैं एक सिक्का उछालने पे, ऐसे 4 सिक्के उछाले, ठीक है, 4 करेंगे हम तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 2 पॉसिबिलिटी एक पे हैं तो 4 पे कितनी होगी, 2 2 4 तो 6 तो 8, तो टोटल होगी आउटकम 16, टोटल 16, ठीक। ये तो टोटल हो गया, जबकि हमें चाहिए कितने एग्जैक्टली 2 हेड। तो 2 हेड की देखो, 2 हेड आ जाए, देखो यहाँ 2 हेड हैं, इसको कैसे करो, पहले 2 हेड लिख दो, फिर 2 हेड को बीच में कर दो, फिर 2 हेड को क्या कर दो लास्ट में, बन गए 3। फिर हेड टेल, टेल हेड, फिर हेड दोनों साइड बाहर और टेल अंदर। तो ये 6 पॉसिबिलिटी होगी। कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 होगी, जो सक्सेस इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। एक तो ये मेथड है करने का। यहाँ 4 क्वाइन थे तो इजी हो गया, ठीक है। तो एक और मेथड है, अगर ज़्यादा हो क्वाइन तो ये डिफिकल्ट हो जाता है अप्लाई करना, तो हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। NCR PR QN, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। NCR ये इंटू में रहेगा सारा, PR QN-R। P क्या है, सक्सेस। सक्सेस मीन्स हेड चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी, 1/2। Q का मतलब क्या है, 1 - P। तो Q आने के कितने चांस है, टेल आने के, ये हेड आने के चांस हो गए, ये टेल आने के भी 50% चांस है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। एन का मतलब टोटल, टोटल कॉइन कितने हैं, कितनी बार कॉइन 4 है ना। सी, आर का मतलब हमें क्या चाहिए, 2 हेड चाहिए, इनटू PR 1/2 की, आर कितना हो गया हमारा 2, क्यू क्या है हमारी 1/2, N - R 4 - 2, ये भी क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया 1/4, ये क्या हो गया 1/16 हो गया। तो 4C2 को सोल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला है N फैक्टोरियल, N - R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। तो N - 2 4 - 2 2 फैक्टोरियल और R 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे हम, 4 3 आगे नहीं खोलते इसको, 2 तक खोलो, फिर 2 फैक्टोरियल से सीधा ये 2 फैक्टोरियल कट ही जाएगा, तो यहाँ आएगा 12 to 6। तो ये भी वही आएगा 6/16 3/8। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। ये इजी लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, ये इजी लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, दोनों बता दिए मैंने। यूट्यूब चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब में ई आएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम इसको शेयर करो ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके ये। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।